हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि साहित्यास के पुनर्लेखन की क्या क्या समस्याएं रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां थीं। तो उन त्रुटियों को सही करने के लिए दोबारा से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। तो दोबारा से जब वह लिखा गया तो उसमें जो इतिहासकार रहे हैं उन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, हम यह जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने इसको बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में लिखा है और बहुत संक्षिप्त रूप में लिखा है और मैं आशा करूँगी कि आप लोगों को समझ में आए। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। किसी भी भाषा का साहित्य उस देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिबिंब होता है तथा किसी भी भाषा के साहित्य का इतिहास लिखने में आरंभ में इतिहास लेखक के समक्ष अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। जिन साधनों, संसाधनों अथवा स्रोतों के माध्यम से इतिहास लेखक को जो सामग्री प्राप्त होती है उसकी प्रामाणिकता का परीक्षण और फिर उसके पुनर्लेखन की समस्या अत्यंत जटिल होती है। अन्य भाषाओं के साहित्यास लेखकों की भांति हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के सामने भी अनेक समस्याएं उपस्थित रही हैं। यह विचित्र बात है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास फ्रांसीसी विद्वान ने लिखा था। संभव है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रारंभिक लेखकों के समक्ष कतिपय अनेक समस्याएं रही होंगी जिनको उन्होंने अपने ढंग से प्राप्त तथ्यों और सामग्रियों के आधार पर सुलझाया होगा, क्योंकि उनके समक्ष कोई मानक आदर्श नहीं था। मानक आदर्श कहने का तात्पर्य है कि उनके समक्ष कोई और ऐसे लिखा हुआ साहित्य का इतिहास नहीं था कि वो उसके साथ तुलना करके समझ सकें कि उन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, तो उन्होंने पहली बार लिखा था तो उनके पास कुछ था नहीं जिसके साथ वो उसकी तुलना करके बता सकें, तो उनके पास वो मानक नहीं था। ठीक है, लेकिन जब इसके पुनर्लेखन किया गया तो उन इतिहासकारों के पास वो मानक था। आगे बढ़ते हैं। सामान्य रूप से हिंदी भाषा के इतिहास लेखक को हिंदी भाषा और साहित्य के प्रारंभ की तिथि की समस्या, काल विभाजन की समस्या, कालों के नामकरण की समस्या, साहित्यकारों की समस्या, वैज्ञानिक मूल्यांकन आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का सामना करते हुए अब तक जितने भी ग्रंथ लिखे गए उनके संबंध में विद्वानों में मैतज्ञ नहीं है। मैतज्ञ कहने का तात्पर्य है अलग अलग विद्वानों का अलग अलग विचार रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के। सभी विद्वान इन ग्रंथों के पुनर्लेखन की आवश्यकता महसूस करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया था कि पुनर्लेखन की क्या क्या समस्याएं रही हैं, आपने उपरोक्त पंक्तियों में देखा कि उसका जिक्र हुआ है कि किन किन समस्याओं के कारण इसको दोबारा से लिखने के विषय में सोचा गया। किशोरीलाल गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास प्रस्तुत करने वालों में अभी तो 3 ही नाम उभर रहे हैं, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक और सशक्त नाम आना चाहिए जो समस्त प्राप्त सामग्रियों का सदुपयोग करके हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास को नवीन रंग रूप दे सके, जिसमें प्रवृत्तियों का निरूपण तो हो ही, कवि वृत्त भी हों। तो ये कोटेशन है जो कि मैक्सिमम क्या होता है जब हम किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं और हमें होता है कि हमें बढ़िया नंबर मिले, तो बढ़िया नंबर पाने के लिए बीच बीच में हमें इस प्रकार से कोटेशंस डालने पड़ते हैं। तो इस उत्तर में ये कोटेशन था। किशोरीलाल गुप्त के अनुसार उनके कुछ वक्तव्य थे वो यहाँ पे लिखित हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का उत्तरोत्तर विकास होने और उस पर विभिन्न दृष्टिकोणों से शोध कार्य संपन्न होने से अनेक ऐसे बिंदु प्रकाश में आए हैं जिनको दृष्टि में रखते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की समस्या और भी प्रबल रूप से उभरने लगी है तथा अब वह एक आवश्यकता बन गई है। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं। यहाँ तक देखने के पश्चात हम लोग यह समझ पाए हैं, मैं आशा करूँगी कि आप लोगों को समझ में आया हो कि हिंदी साहित्य के इतिहास को दोबारा से लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी या क्यों ऐसा लगा कि इसको दोबारा से लिखना चाहिए। उसका उत्तर उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से आप समझ पाइएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की पुनर्लेखन की समस्याओं को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं।
इन बिंदुओं के माध्यम से आप और भी आसानी होगी आपको समझने में कि हिंदी साहित्य के इतिहास को दोबारा क्यों लिखा गया और दोबारा लिखते समय किन किन समस्याओं का सामना इतिहासकारों को करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट हमारा है काल विभाजन की समस्या। हिंदी साहित्य को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल में विभक्त किया गया। साहित्य की लगातार विकासशील प्रकृति के कारण कोई भी काल अंतिम सत्य के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता। इतिहास लेखक के लिए काल विभाजन जितना महत्वपूर्ण है उतना ही समस्या पूर्ण भी है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा हिंदी भाषा और साहित्य के प्रारंभिक तिथि की समस्या। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आधारभूत समस्या यही है कि हिंदी भाषा और साहित्य का आरंभ कब से माना जाए और उसके प्रारंभिक स्वरूप का निर्धारण किस प्रकार किया जाए। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग तिथियां लिखी रहती हैं हिंदी साहित्य के आरंभ की। आगे बढ़ते हैं। इस विषय पर विचार करने में यह समस्या आती है कि हिंदी साहित्य का पहला कवि किसे माना जाए और उसकी रचना को हिंदी की किस पूर्वज भाषा के अंतर्गत माना जाए जहाँ से हिंदी के द्वार खुलते हों। हिंदी के समारंभ में प्रश्न के साथ काल निर्धारण का प्रश्न स्वयं ही उपस्थित हो जाता है, क्योंकि जिस कवि की रचना को हिंदी की प्रथम रचना मानेंगे वहीं से हिंदी के आदिकाल का आरंभ मानना होगा। भाषा के स्तर पर हिंदी विभिन्न बोलियों के एक समूह के रूप में सामने आती है, जबकि हिंदी साहित्य के इतिहास में विशेष रूप से 3 ही बोलियों को अवधी, ब्रज और खड़ी बोली को स्थान मिल सका है। मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी आदि को उचित स्थान नहीं मिला। उदाहरण स्वरूप मैथिली भाषा के लिए विद्यापति को छोड़कर अन्य साहित्यकार अंधकार के गर्त में पड़े हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मैथिली भाषा के लिए अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसे कवि रहे हैं, वे हैं विद्यापति, जिन्होंने काम किया है। उसके अलावा जो बाकी के साहित्यकार या रचनाकार रहे हैं उन्होंने मैथिली भाषा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया है। नवीन इतिहास के पुनर्लेखन के समय इन समस्याओं पर विचार करना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट क्या है? साहित्यकारों के चयन और उनके जीवन वृत्त की समस्याएं। काल निर्धारण के पश्चात प्रत्येक काल की समय सीमा के अंतर्गत जितने साहित्यकार आते हैं उनके चयन का क्या आधार होगा, यह इतिहास के समक्ष एक अत्यंत कठिन समस्या है। प्रत्येक युग में साहित्यकारों की संख्या अधिक रही है, सबको साहित्य के इतिहास में स्थान दिया जाना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर यदि उसको दोबारा लिखा जाता है, क्योंकि दोबारा लिखने की आवश्यकता सारे के सारे रचनाकार महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सारे रचनाकारों के अपने अलग अलग मैतक के अलग अलग विचार हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के। तो यहाँ पर हमने यह जानने का प्रयास किया है कि जब दोबारा से हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा जाए तो उसमें किन किन समस्याओं पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इतिहासकार के समक्ष कौन कौन सी ऐसी समस्याएं आ रही हैं जो बहुत जटिल हो रही हैं उनके लिए। और मैं आशा करूंगी कि यह आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैंने इसको ख़त्म करने का प्रयास किया है। परीक्षाओं में विशेष तौर पर यह 5 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर के उत्तर के लिए पूछा जाता है और मुझे लगता है कि 5 नंबर के लिए इतना काफ़ी है। इसी के साथ आप लोगों से अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।